तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका जो ईएमईएस यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है ना, उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जिसमें हमने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे 2017 और 18 के। इस वीडियो में हम कंप्लीट 2019 से लेकर 2023 या फिर 2024 तक जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं सेक्शन ए के, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, वो पूछा है व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ क्रीप इन अ बेल्ट ड्राइव। जो आपकी क्रीप होता है ना, मतलब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है पट्टा चालन में क्रीप का मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो इसका ना सीधा आपकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। इट रिड्यूसेस द स्पीड। यहाँ पे अगर आंसर देखें आप, तो आपको साथ साथ आंसर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस द स्पीड। जो मतलब आपकी स्पीड होती है ना, ट्रांसमिशन करने की जो स्पीड होती है, उसको ये कम कर देता है। जो आपका सेकंड यहाँ पे पूछा गया था, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क्स ऑन डैश साइकिल। यानी कि आपकी स्थिर आयतन गैस टरबाइन जो होती है ना, वो डैश चक्र पर काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा जूल साइकिल। जो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन है ना, वो जूल साइकिल पे काम करती है। इसका ध्यान रखना आप बिल्कुल। जो थर्ड यहाँ पे पूछा गया था, प्रोसेस वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया स्थिर ताप को डैश कहते हैं। कंडेंसेशन का नाम सुना है कभी? कंडेंसेशन अगर नहीं सुना हुआ तो यहाँ पे आप पहले स्पेलिंग देख लो। कंडेंसेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंडेंसेशन क्या होता है? जिसमें आपका जो भाप होता है ना, वो पानी के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसे ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। जहाँ पे जो वेपर है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। आपका जो चौथा है, जो आपकी वाटर टरबाइन है, वो कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है वो? जो आपकी जेल टरबाइन होती है, वो द्रव्य ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वो कौन सी ऊर्जा है? वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो आपकी वाटर टरबाइन है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो आपका पांचवा है, ये आपका 2017-18 में बार बार पूछा जाता है कि पेट्रोल इंजन कौन सी साइकिल पर काम करता है। तो वो होता है ऑटो साइकिल, OTTO, ऑटो साइकिल। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स्थ है, फ्यूल इग्नाइट इन डीजल इंजन विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पे जो फ्यूल होता है ना, यहाँ पे डीजल इंजन में ईंधन का प्रज्वलन डैश के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा? मतलब इग्नाइट होता है, ये उसका प्रज्वलन होता है डीजल इंजन में। तो वो क्या होता है? हाईली कंप्रेस्ड हॉट एयर। अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाईली कंप्रेस्ड हॉट एयर। मतलब बहुत ही हाईली कंप्रेस, मतलब बहुत ही प्रेशराइज्ड जो गर्म हवा होती है ना, उसकी वजह से आपका जो फ्यूल होता है ना, वो इग्नाइट होता है डीजल इंजन में। जो आपका सातवां है, यहाँ पे पूछा हुआ है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की नहीं पूछा हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस होता, यानी कि यहाँ पे सिर्फ विशिष्ट प्रतिरोध ना होके सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, यानी उसको प्रतिरोधक कहते हैं, या फिर रेजिस्टिविटी कुछ ऐसे उसे हिंदी में कहते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ, इसका ओम मीटर होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। और अगर रेजिस्टेंस पूछेगा तो सिर्फ ओम होगा, OHM। यहाँ पे आप आंसर देख लो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब जब का एट्थ वाला है रिलेशन, ये कभी पूछा नहीं है, सिर्फ एक ही बार पूछा था, तो इसको आप नेगलेक्ट कर देना। वैसे आपको आंसर मैं पीछे दिखा दूंगा। जो नाइन्थ वाला है, इन इंडिया स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने 17-18 का जो पेपर था इससे पहले पार्ट 1 अगर वो नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां से ना जो जो आंसर मैंने आपको बताए थे, सेम उसी के आंसर आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना, तो आपका रिविजन हो जाएगा पहले से, और आप इन सबके आंसर कर पाएंगे। तो जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की, वो कितनी है? 50 हर्ट्स, HZ 50 हर्ट्स। यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर है, वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? दो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। वो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं? कभी आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 12th में, वहाँ पे आया था एक, ये EMI के चैप्टर आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फैराडे ने दो नियम दिए थे ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो आपका ट्रांसफार्मर है वो उसी पे काम करता है। अगर आप आंसर देखें, तो आपका आंसर क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या तो सीधे आप लिखिए फैराडे लॉ ऑफ EMI मतलब भी वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो 11th है आपका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कभी भी इलेक्ट्रिक पावर का अगर यूनिट पूछता है तो उसका आंसर वॉट होगा। और जो यहाँ पे 12th वाला है, वैसे तो ये पूछता नहीं है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज। यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो पावर फैक्टर लिखा हुआ है। आपको सीधे इसको याद रखना है कि वोल्टता और एवं धारा के बीच के कौजिय कोण को आपका पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए जो था 2019 के पेपर का, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। जितने भी आंसर थे आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए आंसर, जो आपको
छूट गए होंगे या फिर आपने सुना नहीं होगा, तो यहाँ पे सारे आंसर लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने 2021 के पेपर में। तो जो यहाँ पे ना आपका 2021 का पेपर है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यानी ईएमईएस का, उसमें आपका पहला क्वेश्चन ही क्या पूछा गया है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा होगा तो क्या होगा ओम मीटर, और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस पूछा होगा तो क्या होगा ओम होगा, लिखा हुआ OHM। मैं आपको यहाँ पे लिखा दूं OHM, आपका सिर्फ OHM लिखा हुआ है, यहाँ पे ओम मीटर नहीं लिखा हुआ। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका होगा एम्पियर में होगा। यहाँ पे आपका आंसर देखिए, यहाँ पे एम्पियर होता। आपका इलेक्ट्रिक पावर का होगा तो वहाँ पे वॉट होगा, लेकिन आपका अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो वहाँ पे एम्पियर होगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, जब आपसे पूछेगा एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो वो आप लिखेंगे 50 हर्ट्ज। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जो होगी ना वो 0 होगी। कभी भी अगर पूछते हैं तो याद रखना। DOL का फुल फॉर्म अगर पूछेगा कि DOL स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट ऑन लाइन। यहाँ पे अगर आप आंसर देखें कि DOL की फुल फॉर्म में आपका क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑनलाइन DOL। आपका जो सर्च टैंक होता है वो प्रोवाइड करा जाता है किस लिए, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज़ से, एक्सेसिव वाटर हैमर का जो प्रेशर होता है ना उसका, उससे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आपका एक सर्च टैंक होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसका आंसर देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिव वाटर हैमर प्रेशर। सेम वही आंसर लिखा हुआ है, आपको इन सबको रटना पड़ेगा अगर आपको समझ नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन, आपका यहाँ पे सेम वाट आएगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर इन वाट, और कभी कभी किलो वाट में भी करते हैं, लेकिन आप एक भी लिखेंगे तो चलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप वाट और किलो वाट में मेजर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट को आप किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। कभी भी याद रखना ये चीज़। अब आपका एक आता है यहाँ पे फ्रैंकिस टर्बाइन इज अ डैश टाइप ऑफ टर्बाइन। मैं आपको फ्रैंकिस टर्बाइन का बताने से पहले आपको बता दूं कि जो आपकी फ्रैंकिस टर्बाइन है वो आपकी एक रिएक्शन टर्बाइन होती है, और जो आपकी पेल्टन होती है वो आपकी एक इम्पल्स टर्बाइन होती है। इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछता कई बार है। फ्रैंकिस टर्बाइन आपका कौन से टाइप की टर्बाइन है, आपकी रिएक्शन टर्बाइन है। आपका जो यहाँ पे 8वां वाला पूछा गया है कि आपका जो गियर ड्राइव्स होते हैं वो कम या फिर ज़्यादा, यहाँ पे आपको बताना है कि कम या फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं देन बेल्ट एंड चेन ड्राइव्स। तो यहाँ पे जब के गियर ड्राइव्स होते हैं ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं बेल्ट एंड चेन ड्राइव्स के। अभी आप जब पढ़ेंगे ना, अगर अगर आप सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ेंगे तो ये पहला ही चैप्टर है आपका मैकेनिकल में कि वहाँ पे आपको बेल्ट ड्राइव गियर ड्राइव के बारे में सब पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आपको यूट्यूब पे मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने बता रखा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है हमारे गाइड वीडियो में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आता है नया, वी बेल्ट ड्राइव हैव मोर इंटरनल फ्रिक्शन दैन फ्लैट बेल्ट्स। आपको जो वी बेल्ट होते हैं ना उसमें मोर इंटरनल फ्रिक्शन होता है देन फ्लैट बेल्ट। जब आप इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसका आंसर ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि इसका ट्रू होगा। यहाँ पे जो आपका डीजल इंजन है, फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय स्पार्क प्लग, यहाँ पे आपका सेम आपका फॉल्स आएगा, यहाँ पे आपका ट्रू नहीं आएगा। अगर आप आंसर भी चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉल्स लिखा हुआ है 10 का, कि जो आपका डीजल इंजन होता है ना, जो उसमें फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, जो फ्यूल में उसको डाला जाता है, फ्यूल को जब डाला जाता है वो स्पार्क प्लग की हेल्प से नहीं डाला जाता है। यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि नहीं डाला जाता है। जो 11th क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंप्रेसर इज अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ट्रू आएगा इसका आंसर। और जो आपका वॉट मीटर होता है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये ट्रू है। इनको आपको सीधे याद करना है, सीधे डायरेक्ट आंसर को आप याद कर लो। मैं आपको इनके आंसर एक बार दिखा देता हूँ कि ये सारे आंसर आपके हैं, आप चेक कर लेना जो जो आपको याद नहीं रहे या फिर आपने मिस हो गए होंगे। अब जो हम क्वेश्चन पेपर आपका देखेंगे वो हम देखेंगे आपका क्वेश्चन पेपर आपका 2022 का। आपको 2022 यानी ईएमईएस का जो 2022 का पेपर है आप उसे देखते हैं कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है। तो बेल्ट ड्राइव तो आपकी डेफिनेशन एक तरीके से हो गई, हम इसका अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेल्ट ड्राइव का एक पूरा लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बेल्ट ड्राइव का पूरा आंसर आपको दिखाएं। तो सेकंड आंसर यहाँ पे क्या पूछा है, नेम एनी वन गियर ट्रेन। आपका बेल्ट ड्राइव अलग है, गियर ट्रेन अलग है, तो यहाँ पे एक जो आपका गियर ट्रेन है यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है सिंपल गियर ट्रेन। तो आपको सीधा अगर ऐसा पूछता है 1 मार्क्स के लिए तो आपको सीधे सिंपल गियर ट्रेन लिखना है। फेराड इज द यूनिट ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है, और कैपेसिटेंस। कभी भी याद रखना अगर फेराड पूछता है कि वो किसकी यूनिट है तो कैपेसिटेंस की है। वैसे ये बहुत कम पूछता है ये आंसर, बट आपको याद रखना है कि जो फेराड है वो किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की। एमसीबी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यूनिट ऑफ पावर आपका वॉट में होता है, यूनिट ऑफ पावर अगर मैं आपको चेक भी कराऊं तो आपका यूनिट ऑफ पावर क्या होता है वो आपका वॉट में होता है। सेम आपका जो आपका
आपका पूछा है आपका एसी करंट फ्रीक्वेंसी। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 Hz आपकी 50 हर्ट्ज की होती है आपकी एसी की फ्रीक्वेंसी, और डीसी की क्या होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी। याद रखना इस चीज को। जो आपका सेवन्थ वाला पूछता है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कभी भी दो चीजें याद रखना, एमीटर आपका हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगेगा, और आपका वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगेगा। याद रखना इस चीज को, हमेशा भूलना मत कभी कि आपका वोल्ट मीटर किसी भी कनेक्शन में आपका पैरेलल लगेगा और एमीटर आपका सीरीज में लगेगा। आपका फुल फॉर्म ऑफ आईसी इंजन है। फुल फॉर्म ऑफ आईसी इंजन मतलब यहाँ पे इंटरनल कंबशन बोलते हैं। आईसी इंजन को जब आप पढ़ेंगे ना सेकंड चैप्टर आपका मैकेनिकल में, तो वहां पे आईसी इंजन की फुल फॉर्म होती है इंटरनल कंबशन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम सम फ्यूल्स यूज्ड इन आईसी इंजन। आपके पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, दो आपके लिए बहुत है जबकि आईसी इंजन में यूज होते हैं। एंड इंडक्टर मोटर इज लाइक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। अगर कभी ये पूछता है तो इसका आंसर होगा ट्रू। लाइन वोल्टेज इज वोल्टेज बिटवीन टू गिवन फेजेस, तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। और जब अगर आपसे पूछे कि नेम वन रेफ्रिजरेंट, याद रखना कभी भी अगर रेफ्रिजरेंट का नाम पूछे तो आपको क्या लिखना है, अमोनिया। और अमोनिया कौन से टाइप का है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। मैंने आपको 2017 और 18 के पीवाईक्यू में से कवर किया था, जो मैंने सॉल्व कराया हुआ है पार्ट 1 में। आप उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको वो वीडियो हेल्पफुल होगी और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आंसर सारे देख लो कि वन गियर ट्रेन का नाम बताना था। फैराड किसकी यूनिट है कैपेसिटेंस की। एमसीबी का मतलब क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपका इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है, वॉट। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में लगाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। आपका ये क्या बोलते हैं, फ्यूल्स जो इस्तेमाल होता है आईसी इंजन में, आपका वो हो गया पेट्रोल और डीजल। और बाकी ये दो आपके ट्रू फॉल्स थे, ये भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। जरूरी नहीं कि ट्रू फॉल्स में हमेशा ट्रू ही होगा, कभी कभी आंसर फॉल्स भी होता है, तो आपको ढंग से देखना है क्वेश्चन को। अब सबसे ज्यादा आसान जो पेपर आपके पास आया था 2023 का, सबसे ज्यादा आसान पेपर क्यों, क्योंकि इसमें सारे 17, 18, 19, 21, 22 सारे इसमें कंबाइन होके आए थे। और इस पेपर को अगर आप करेंगे ना तो 10 आउट ऑफ 10 या फिर 12 आउट ऑफ 12 कर लेंगे पूरा। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे आप। देखो, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको 3 बार बता चुका हूँ, 50 हर्ट्ज। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। द बिगर होल इन 3 पिन सॉकेट इज फॉर, आपको बताया था ना मैंने 17-18 के पेपर में कि बिगर होल जो आपका होता है 3 पिन सॉकेट में, वो क्यों होता है, अर्थिंग के लिए। स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई कितनी होती है, 240 वोल्ट। आपका जो पांचवा है, फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, आपको ये मैंने बताया था 17-18 के पेपर में, यूरेनियम 238। आपका रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्या होती है, ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। रिलेस आर ऑपरेटेड ऑन एसी सप्लाई। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, आपका वॉट होगा। एक बार मेरे को कंफर्म करने दो इसका वॉट है कि क्या है। इसका किलो वॉट है, इसका एक्चुअल में किलो वॉट है, वॉट नहीं है, इसका आंसर है किलो वॉट में। बाकी आपका आंसर फटाफट दिखाता हूं मैं। अमोनिया आपका क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, बार बार कह रहा हूँ। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कहते हैं, आप इसको ड्राई आइस कहिए, और इसको एक दूसरा नाम भी कहते हैं, वो यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एल्कलाइन, एल्कलाइन इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को एल्कलाइन भी कहते हैं और ड्राई आइस भी कहते हैं। आपका जो पेल्टन टरबाइन है, अभी मैंने आपको कहा था ना कि पेल्टन टरबाइन कौन सी है, इम्पल्स। आपकी जो फ्रैंकिस टरबाइन है वो आपकी रिएक्शन है, और जबकि पेल्टन टरबाइन है वो आपकी कैसी है, इम्पल्स टरबाइन। द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टीडीसी एंड बीडीसी नोन एज टॉप डेड सेंटर, यहाँ पे बता रहा है मैंने, और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो उसकी लेंथ को क्या कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ। अगर मैं आंसर दिखाऊं तो सारा वही आपसे पूछा गया है जो मैंने आपको बताया था, सारा का सारा आंसर वही है। एमसीबी की फुल फॉर्म, 3 पिन सॉकेट वाला पूछा था। ये वाला पूछा था कि स्टैंडर्ड सप्लाई कितनी होती है घरों में हमारी, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फ्यूल यूज होता है कौन सा था। कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। रिलेज कहाँ ऑपरेटेड होते हैं आपके, एसी सप्लाई में। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किलोवाट है। आपका अमोनिया क्या है, सेकेंडरी है आपका रेफ्रिजरेंट। आपका जो ड्राई कार्बन, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे आप एल्कलाइन कहते हैं, या फिर आप ड्राई आइस भी लिखेंगे तो वो भी चलेगा। जो आपकी यहाँ पे पूछा गया था कि पेल्टन टरबाइन कौन सी है, वो आपकी कौन सी है, इम्पल्स टरबाइन। और बीडीसी और टीडीसी और बीडीसी के बीच जो डिस्टेंस कवर होती है उसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ। सबसे आसान पेपर था ये 2023 का। मतलब अगर ये पेपर आपके पास आता है, डिट्टो ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप मतलब मान लो 10 आउट ऑफ 10। अगर सेक्शन बी आपका 20 नंबर का हो गया होगा तो तब भी आप यहाँ से 20 के 20 आंसर पूरे करके जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। अगर इनमें से क्वेश्चन आता है 17, 18, 19, 20, 19, 20 नहीं,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24। अगर इन 7 साल के पेपर में से ना आपके क्वेश्चन आते हैं इन फिलअप से जो मैंने आपको कराए हैं, तो ऐसा एक भी फिलअप नहीं है जो आप कर नहीं पाएंगे। अब आपको 2024 का मैं पेपर दिखाता हूँ। 2024 का पेपर, इसको भी हम जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आप देख लो, 2024 का ये पेपर है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेल्ट यूज्ड इन पावर सप्लाई, कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पावर ट्रांसमिशन में उपयोग होने वाला बेल्ट का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैट बेल्ट वो होता है, वी बेल्ट भी होता है, राउंड बेल्ट भी होता है, हेक्सागोनल बेल्ट नहीं होता है। जो आपका हेक्सागोनल बेल्ट है वो आपका नहीं होता है ट्रांसमिशन में। विच इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, इतनी बार बता चुका हूँ कि इसका आंसर बिना देखे आपको पेट्रोल इंजन याद होना चाहिए डायरेक्ट। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इन एन स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम द कंप्रेसर इज लोकेटेड एट, एक स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर स्थित होता है कहाँ पे, वो बाह्य इकाई पे, यानी कि आउटडोर यूनिट पे आपका जो कंप्रेसर होता है ना वो आपका लोकेटेड होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर, आपको बता चुका हूँ कि अगर एसी सप्लाई पूछता है तो 240 वोल्ट, और अगर आपसे एसी पावर या फिर आपसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी पूछता है तो वो होगा आपका 50 हर्ट्स। बिना देखिए आपने 50 हर्ट्स को टिक करना है या फिर सीधे लिखना है आंसर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट आपका कौन सा होता है, आमीटर होता है। हॉर्स पावर, ये आपका नया है एक, कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो आपका जो होता है 746 वॉट होते हैं आपके 1 हॉर्स पावर में। इन अ थर्मल पावर प्लांट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल, आपका जो कोल होगा ना जिसे आप कोयला कह लो, वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है थर्मल पावर में, यानी कि थर्मल पावर प्लास्ट में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है। जो आपका यहाँ पे आठवां पूछता है, इन अ गैस टरबाइन द फ्यूल इज जनरली इग्नाइटेड बाय, यानी कि गैस टरबाइन में ईंधन को आमतौर पर डैश द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, तो किसके द्वारा करा जाता है, इसका जो आंसर है वो आपका है प्लग इग्नाइट्स प्लग या फिर स्पार्क इग्नाइटर्स। मैं आपको अगर आंसर दिखाऊं इसका जो मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा या तो वो इग्नाइट्स प्लग होगा, आप इसकी स्पेलिंग देख लिए, IGNITES इग्नाइट्स प्लग, या फिर आपका स्पार्क इग्नाइटर। स्पार्क इग्नाइटर के स्पेलिंग देख लो, IGNITERS स्पार्क इग्नाइटर्स, या फिर आपका इग्नाइट्स प्लग। और आपका जो नवा आता है कि डीजल इंजन यूज अ स्पार्क प्लग टू इग्नाइट द फ्यूल, इसका आंसर फॉल्स है डायरेक्ट। अगर आपसे कभी पूछता है कि डीजल इंजन जो है वो आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है एक डीजल इंजन ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर फॉल्स होगा इसका, सीधा आपको फॉल्स लिखना है। कभी भी रेक्टिफायर का क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफायर जो होता है आपका एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, तो सीधा आपको ट्रू लिखना है, डायरेक्ट ट्रू आंसर। कभी भी क्वेश्चन नंबर 11 में अगर पूछेगा आपसे कि R140 इज अ बेटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, इसका आंसर डायरेक्ट फॉल्स होगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लेकिन ट्रू फॉल्स का ही पार्ट है कि R410 एक बेहतर पर्यावरण अनुकूल प्रशीतक है, तो इसका आंसर फॉल्स है, यानी वो बेटर एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, तो फॉल्स है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट आता है इसमें कि सिंगल फेज एसी मोटर इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड, तो इसका आंसर ट्रू है। इसका आंसर ट्रू है कि हमारे जो घरों में जो एसी मोटर होती है ना वो सिंगल फेज ही होती है यूज, वो 3 फेज नहीं होती है, वो हमेशा सिंगल फेज होती है। तो आपका देखिए आपका पूरा 2024, आपका 23, आपका 22 और 21, मैंने आपको 4 पेपर यहाँ पे कवर कर दिए, और 2019 का भी था एक, वो 5 पेपर मैंने आपको कवर कर दिए हैं। तो यार अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि यार प्लीज़ थोड़ा वीडियो को ना अपना रिस्पांस देना, वीडियो को लाइक करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ना ऐसे में जब हम नया कंटेंट डालेंगे ना तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमने कौन सा कंटेंट डाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की ऐसी वीडियोस डालूं जिसमें मैं सेक्शन ए आपका 10 नंबर का कवर करवाऊं पूरा, तो आप ना मुझे कमेंट कर देना। मैंने बेसिक सर्वे का कराया है। अब अगर आपका कमेंट इस वीडियो पर अच्छा आता है, रिस्पांस अच्छा आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि BMC हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इनको भी कवर करूं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो जाए, क्योंकि EMES का ना पूरे यूट्यूब पे कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं है, बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है, और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का तो बिल्कुल नहीं है, मैंने पूरा चेक करा है, EMES का कहीं भी अवेलेबल नहीं है हमारे चैनल के अलावा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।